हेलो। आज हम एक ऐसे केस की गहराइयों में उतरेंगे जो लॉ, सोसाइटी और जस्टिस के बीच की हर बाउंड्री को थोड़ा ब्लर कर देता है। ये सिर्फ एक कोर्ट केस नहीं है, ये एक ऐसी कहानी है जो हमें सच में आईना दिखाती है। ये कहानी है साविताबेन की, और इस सवाल की कि कानून की मोटी मोटी किताबों में लिखा एक छोटा सा शब्द वाइफ आखिर कितना मायने रखता है। चलिए डीकंस्ट्रक्ट करते हैं साविताबेन केस। जरा सोच के देखिए। एक औरत जिसके लिए उसकी पूरी दुनिया, उसकी आइडेंटिटी, उसकी पहचान, सब कुछ इस बात पर टिका है कि वो एक पत्नी है। लेकिन जब वो इंसाफ के लिए दरवाज़ा खटखटाती है तो कानून कहता है, नहीं, आप पत्नी नहीं हैं। ये एक लाइन इस पूरे केस का, उसकी पूरी जिंदगी के क्राइसिस का एक समरी है। एक ह्यूमन ट्रेजेडी जो एक लीगल बैटल के बिल्कुल सेंटर में थी। तो चलिए इस सबसे फंडामेंटल सवाल से शुरू करते हैं। आखिर कानून की नज़र में एक पत्नी है कौन? क्या वो जिसे समाज पत्नी मानता है, जिसके साथ आप रह रहे हैं, जिसके साथ आपका बच्चा है, या फिर वो जिसके पास 7 फेरों का या रजिस्ट्रार के ऑफिस से मिला एक कागज का टुकड़ा है? क्या सोशल एक्सेप्टेंस काफी है या लीगल वैलिडिटी ही सब कुछ है? यही इस केस का कोर क्वेश्चन है। ओके, तो इससे पहले कि हम सेक्शंस और लीगल आर्ग्यूमेंट्स में डाइव करें, चलिए पहले पर्सनल स्टोरी पर फोकस करते हैं। क्योंकि ये केस सेक्शंस के बारे में उतना नहीं है जितना एक इंसान के टूटे हुए विश्वास और इसके अस्तित्व की लड़ाई के बारे में है। ये सिर्फ एक लैंडमार्क केस नहीं है, ये एक ह्यूमन क्राइसिस है जिसने कोर्ट्स को कुछ बहुत बहुत ही मुश्किल सवाल पूछने पर मजबूर कर दिया। तो आखिर साविताबेन थी कौन? सोचिए, गुजरात का एक छोटा सा कस्बा, वहां साविताबेन एक आदमी के साथ रहती थी। पूरी दुनिया की नज़र में वो हस्बैंड एंड वाइफ थे। वो एक पत्नी के सारे फर्ज निभा रही थी, घर संभालना, परिवार का ख्याल रखना, सब कुछ। उनके पड़ोसी, उनके रिश्तेदार सब उन्हें एक मैरिड कपल की तरह ही देखते थे, और उनकी इस छोटी सी दुनिया को पूरा करता था उनका एक बच्चा, बिल्कुल एक परफेक्ट फैमिली पिक्चर जैसा। और फिर एक दिन ये तस्वीर बिखर जाती है। उनका पति उन्हें और बच्चे को छोड़कर चला जाता है। सावित्रीबेन, जो अब अकेले अपने बच्चे की परवरिश के लिए रिस्पॉन्सिबल थीं, कानून का सहारा लेती हैं। एक सिंपल सी अपील फाइल करती हैं, मेंटेनेंस के लिए, गुजारे भत्ते के लिए, ताकि वो अपने बच्चे का पेट पाल सकें। और उस अपील के जवाब में उन्हें एक ऐसा सच पता चलता है जो उनके पैरों तले जमीन खिसका देता है। जिस आदमी को वो अपना पति कहती थीं, वो पहले से ही किसी और से शादीशुदा था। और ये एक फैक्ट, ये एक रेवलेशन पूरे केस का डायरेक्शन ही बदल देता। अब यहां से शुरू होती है कहानी का दूसरा और शायद सबसे लंबा चैप्टर, अदालतों के चक्कर। ये सविताबेन की पर्सनल फाइट थी जो अब एक पब्लिक लीगल बैटल बन चुकी थी। ये एक ऐसी यात्रा थी जो एक छोटी सी ट्रायल कोर्ट से शुरू हुई और देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट की दहलीज तक जा पहुंची। अ जर्नी फॉर जस्टिस, स्टेप बाय पेनफुल स्टेप। ये जो लीगल सिस्टम की सीढ़ी है ना साविताबेन ने, इसके हर एक पायदान पर आशा और निराशा दोनों का सामना किया। सबसे पहले मामला गया जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास, फिर सेशंस कोर्ट में, वहां से ये लड़ाई गुजरात हाईकोर्ट तक पहुंची, और आखिर में इसका फैसला होने के लिए ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने रखा गया। चलिए इस सफर को एक एक करके देखते हैं। देखिए, शुरुआत में ना सावित्रीबेन के लिए उम्मीद की किरण जागी। मैजिस्ट्रेट कोर्ट ने सारे गवाह और सबूत देखे और उन्होंने ऑर्डर पास किया कि पति को, सावित्रीबेन और उनके बच्चे दोनों को मेंटेनेंस देना होगा। जस्टिस सीम टू बी ऑन हर साइड। फिर जब इस फैसले को सेशंस कोर्ट में चैलेंज किया गया तो वहां भी जीत सावित्रीबेन की ही हुई। सेशंस कोर्ट ने भी मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर को बिल्कुल सही ठहराया। मतलब इस पॉइंट तक ऐसा लग रहा था कि कानून इंसानियत और सावित्रीबेन के पक्ष में खड़ा है। लेकिन फिर मामला पहुंचा गुजरात हाईकोर्ट, और यहां अचानक से पूरी कहानी पलट गई। हाई कोर्ट ने उस आदमी की पहली शादी के सबूतों को काफी गहराई से जांचा, और उन सबूतों के बेस पर कोर्ट ने सावित्रीबेन को मिलने वाले मेंटेनेंस के ऑर्डर को रिवर्स कर दिया, उसे रद्द कर दिया। कैन यू इमेजिन द शॉक? ये सावित्रीबेन के लिए एक जबरदस्त झटका था। जिस कानून से उन्हें इतनी उम्मीद थी, उसी ने उन्हें निराश कर दिया। अब यहां पर चीजें बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। हाईकोर्ट ने एक अजीब सा स्प्लिट वर्डिक्ट दिया। एक तरफ उन्होंने कहा कि सविताबेन को मेंटेनेंस नहीं मिलेगा, उनका क्लेम सेट असाइड कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने बच्चे के मेंटेनेंस को न सिर्फ बरकरार रखा, बल्कि उसकी अमाउंट को बढ़ा भी दिया। इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन सामने आया। कानून की नज़र में बच्चा इलेजिटिमेट हो सकता है, पर उसे अपने पिता से मेंटेनेंस पाने का पूरा हक है। बट सविताबेन, हर स्टेटस एज अ वाइफ वॉज नाउ ऑफिशियली अंडर क्वेश्चन। कानून बच्चे को तो प्रोटेक्ट कर रहा था, पर उसकी मां को नहीं। और अब हम पहुंचते हैं इस कहानी के क्लाइमैक्स पर।
हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सावित्रीबेन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अब यह मामला सिर्फ मेंटेनेंस का नहीं रह गया था। अब दांव पर था कानून की इंटरप्रिटेशन का एक बहुत बड़ा सवाल, जो आने वाले कई सालों तक ऐसी हजारों औरतों की जिंदगी पर असर डालने वाला था। द स्टेज वॉज सेट फॉर द फाइनल शोडाउन। सुप्रीम कोर्ट के सामने एक आग जैसा तीखा और बिल्कुल सीधा सवाल था। क्या एक ऐसी महिला जिसे धोखे में रखकर एक पहले से शादीशुदा आदमी से शादी कराई गई हो, क्या वो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 125 के तहत एक पत्नी के रूप में मेंटेनेंस मांग सकती है? दिस वॉज द कोर लीगल डिलेमा। इस एक सवाल के जवाब पर सविताबेन का फ्यूचर और कानून का इंटरप्रिटेशन सब कुछ टिका हुआ था। इस सवाल का जवाब समझने के लिए हमें पहले उस रूल बुक को समझना होगा जिसके बेस पर सुप्रीम कोर्ट को फैसला लेना था। हमें दो चीजें समझनी होंगी। पहला, सेक्शन 125 सीआरपीसी आखिर है क्या, और दूसरा, कानून की नज़र में वैलिड और वॉइड मैरिज में क्या फ़र्क होता है। चलिए इसको आसान भाषा में समझते हैं। तो ये सेक्शन 125 सीआरपीसी क्या चीज़ है? ये एक बहुत ही पावरफुल और सेक्युलर कानून है। इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। इसका सिंपल सा मकसद है डेस्टिट्यूशन को रोकना, यानी ये सुनिश्चित करना कि कोई भी पत्नी, बच्चे या बूढ़े माँ बाप भूखे ना सोएं अगर उनका ख्याल रखने वाला इंसान अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा है। ये एक सोशल जस्टिस लॉ है जिसका मकसद है जल्दी रिलीफ देना। और अब आते हैं सबसे क्रूशल पॉइंट पर, वैलिड मैरिज और वॉइड मैरिज। देखिए, एक वैलिड मैरिज वो है जो कानून की सारी शर्तों को पूरा करती है और ये आपको ऑफिशियली वाइफ या हस्बैंड का लीगल स्टेटस देती है। लेकिन एक वॉइड मैरिज, वॉइड का मतलब ही है शून्य, एम्प्टी। ये एक ऐसी शादी है जो कानून की एक बहुत बड़ी शर्त को तोड़ती है, जैसे कि किसी एक पार्टी का पहले से ही शादीशुदा होना। कानूनी तौर पर अ वॉइड मैरिज इज अ मैरिज दैट नेवर एग्जिस्टेड, इट्स नल फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। ऐसा माना जाता है जैसे ये शादी कभी हुई ही नहीं थी। तो इन लीगल प्रिंसिपल्स को दिमाग में रखते हुए चलिए अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने आखिर क्या फैसला सुनाया। और ये याद रखिएगा, इस केस में फैसले से ज्यादा इंपॉर्टेंट थी कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस, उसका रीजनिंग, क्योंकि वही रीजनिंग आगे चलकर एक लॉ बन गया, एक प्रेसिडेंट सेट हो गया। कोर्ट के तर्क का पहला पिलर था वाइफ शब्द की एक बहुत ही स्ट्रिक्ट, अ लिटरल इंटरप्रिटेशन। सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा, जब सेक्शन 125 वाइफ शब्द का इस्तेमाल करता है तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ वो औरत है जिसकी शादी लीगली वैलिड है। एक ऐसी औरत जो वॉइड मैरिज में है, भले ही अनजाने में, उसे कानून पत्नी का दर्जा नहीं दे सकता। बेसिकली, नो वैलिड मैरिज, नो वाइफ। सिंपल। कोर्ट के रीजनिंग का दूसरा हिस्सा और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। कोर्ट ने दिल और दिमाग के बीच, सिंपैथी और स्टैच्यूट के बीच एक साफ लक्ष्मण रेखा खींच दी। उन्होंने माना कि सावित्रीबेन जैसी औरतों के लिए उनके दिल में पूरी सहानुभूति है, लेकिन जजेस ने कहा कि हमारी सिंपैथी कानून के लिखे हुए शब्दों को बदल नहीं सकती। अगर कानून में कमी है, अगर उसे बदलने की जरूरत है, तो ये काम पार्लियामेंट का है, लेजिस्लेचर का है। अदालतों का काम कानून बनाना नहीं, बने हुए कानून की व्याख्या करना है। और तीसरा, कोर्ट ने फैक्ट्स पर फोकस किया। उन्होंने कहा कि इस पर्टिकुलर केस में हस्बैंड की पहली शादी के सबूत बिल्कुल क्लियर थे, अनशेकेबल थे। ऐसा नहीं था कि कोई डाउट हो। रिकॉर्ड पर जो डॉक्यूमेंट्स मौजूद थे उनसे यह साबित हो चुका था कि वो आदमी पहले से शादीशुदा था। इसलिए सविताबेन के साथ उसकी शादी शुरू से ही वॉइड थी। इसमें कोई इफ या बट की गुंजाइश ही नहीं थी। तो आखिरी फैसला क्या हुआ? इतना लंबा सफर, इतनी लड़ाई के बाद क्या सावित्रीबेन को इंसाफ मिला? जवाब है नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अपील खारिज कर दी। उन्हें मेंटेनेंस नहीं मिला। क्यों? क्योंकि उनकी शादी वॉइड थी और इसलिए सेक्शन 125 की डेफिनेशन के हिसाब से वो वाइफ नहीं थी। लेकिन बच्चे का क्या? बच्चे का मेंटेनेंस का अधिकार बरकरार रहा। कानून ने बच्चे को नहीं छोड़ा, पर उसकी मां को बेसहारा छोड़ दिया। साविताबेन केस हार गईं। उनकी कहानी एक पर्सनल ट्रेजेडी बनकर रह गई। तो फिर हम आज भी इस केस के बारे में बात क्यों कर रहे हैं? Why does this case still matter so much to law students, lawyers and even social activists? क्योंकि ये केस लॉ और जस्टिस के बीच के फर्क को, उस खाई को इतनी साफ साफ दिखाता है जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर करती है। इस पूरे केस से दो बड़े टेकअवेज हैं, एक इमोशनल और एक लीगल। इमोशनल टेकअवे ये है कि एक औरत जिसने सालों तक एक पत्नी की तरह जिंदगी गुजारी, जिसे शायद धोखा दिया गया, उसे आखिर में कानून से कोई प्रोटेक्शन, कोई मेंटेनेंस नहीं मिला। और लीगल टेकअवे वो बिल्कुल ठंडा और क्लियर है।
सेक्शन 125 सीआरपीसी के लिए वाइफ का मतलब सिर्फ लीगली वेडेड वाइफ है। वॉइड मैरिज में रहने वाली औरतें इस डेफिनेशन से बाहर हैं। ये केस इस बात का सबसे बड़ा सबक है कि कानून की भी अपनी सीमाएं होती हैं। इट्स अ टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल ऑफ द लिमिट्स ऑफ लॉ। और ये लॉ मेकर्स के लिए, पार्लियामेंट के लिए एक लाउड एंड क्लियर सिग्नल है कि ऐसे गैप्स को भरने के लिए और ज़्यादा इंक्लूसिव और ज़्यादा प्रोटेक्टिव कानून बनाने की ज़रूरत है, ताकि कानून और इंसाफ के बीच का फासला कम हो सके। और हम आपको इस एक ज़रूरी सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। जब कानून और इंसाफ एक ही रास्ते पर ना चल रहे हों, तो क्या ये जजेस का फर्ज है कि वो कानून को क्रिएटिवली इंटरप्रेट करें ताकि इंसाफ हो सके, या उन्हें बस लिखे हुए कानून पर चलना चाहिए और पार्लियामेंट के नए कानून बनाने का इंतजार करना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? अपने विचार नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया तो इसे उनके साथ शेयर करें जो लॉ को बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं।